चलिए बात करेंगे ईरान के तख्तापलट को लेकर कि क्या ईरान में तख्तापलट का वक्त आ गया है। अभी ईरान की खामेनेई सरकार ने चैन की सांस ली ही थी कि ट्रंप फिर से ईरान की खामेनेई सरकार पर भड़क गए हैं। खामेनेई को ट्रंप ने खबरदार कर दिया है कि वो छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप का गुस्सा एक बार फिर से खलीफा पर फूट पड़ा है। ट्रंप ने ईरान पर ताजा बयान देकर सनसनी फैला दी है। पूरी दुनिया एक बार फिर हैरान रह गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़ा हमला करने की चर्चा तेज हो गई है और ट्रंप कभी ईरान पर तेवर ढीले करते हैं तो कभी एकदम सख्त रुख अपना लेते हैं। आखिर ट्रंप ईरान को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ट्रंप के मन में खामेनेई सरकार को लेकर क्या चल रहा है और ट्रंप ने ईरान पर ताजा बयान दिया क्या है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स के जरिए एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे और एक्सपर्ट से भी ईरान अमेरिका तनाव को लेकर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थितियां इस वक्त क्या बनी हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की नींद उड़ा दी है। अंकल सैम ने साफ साफ और दो टूक ईरान की खलीफा सरकार को वार्निंग दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता को पलटने का वक्त आ गया है। ट्रंप की नजर तेहरान पर लगातार टेढ़ी है। खामेनेई की सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए अंकल सैम बेकरार हैं और ईरान की नई लीडरशिप पर ट्रंप के इस ऐलान के बाद सवाल उठ गए हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान में तख्ता पलट का वक्त आ गया है? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप जल्द खामेनेई की सत्ता को पलटने जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? सवाल नंबर 4, क्या ट्रंप ने ईरान पर अटैक की डेट और टाइम लॉक कर दिया है? जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन की जगह नई सरकार की डिमांड कर दी है। ट्रंप ने कड़े लहजे में बोल दिया है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त है। दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक ताजा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को अली खामेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई गई जिसमें ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। खामेनेई की इस पोस्ट को सुनने के बाद ट्रंप भड़क गए और कहा कि ईरान में नई सरकार की तलाश करने का समय आ गया है। एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल हैं। एक चीज जिसके खामेनेई दोषी हैं वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। किसी नेतृत्व को देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए जैसा मैं अमेरिका में करता हूं। अपने नियंत्रण के लिए हजारों लोगों को नहीं मारना चाहिए जैसा खामेनेई ने किया है। लीडरशिप सम्मान से होती है ना कि डर और मौत से होती है। खामेनेई को देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। उनकी नाकाबिलियत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान पर अगले कदम को लेकर हलचल तेज हो गई है क्योंकि ट्रंप का यह बयान पिछले कुछ दिनों में ईरान को लेकर उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। बीते हफ्ते ईरान के विरोध प्रदर्शनों को समर्थन के बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर लाउड और क्लियर मैसेज ईरान को दे दिया है कि खामेनेई को तेहरान से जाना होगा क्योंकि अब नई लीडरशिप का टाइम आ गया है। और ट्रंप की टिप्पणी के बाद अब दुनिया आने वाले एक्शन पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बता दें कि ताजा हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और बयान क्या है। दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक ताजा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को अली खामेनेई की सोशल पोस्ट सुनाई गई, जिसमें ईरान प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। और खामेनेई की इस पोस्ट को सुनने के बाद ट्रंप भड़क गए हैं और क्या कहा है, आइए आपको वो भी बताते हैं कि किस तरीके से ये बयान सामने आया है। अब आपको बता दें कि ईरान पर ट्रंप ने क्या कहा वो आप समझिए। आप बता दें कि ये बयान जो सामने आया, ईरान में नई सरकार की तलाश करने का समय आ गया है, एक बड़ा बयान है ये। और एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल है। एक चीज जिसके खामेनेई दोषी हैं वो है देश का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह बयान सामने आया ट्रंप का, जिसके बाद इस बयान की चर्चा है। किसी नेतृत्व का देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसा मैं अमेरिका में करता हूं। अपने नियंत्रण के लिए हजारों लोगों को नहीं मारना चाहिए, जैसा खामेनेई ने किया है। लीडरशिप सम्मान से होती है, ना कि डर और मौत से होती है। खामेनेई को देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा, उनके नाकाबिलियत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह बन गई है। यह बयान ट्रंप का निकलकर सामने आया है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होती नजर आ रही है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं संजीव श्रीवास्तव जी। और इन तमाम स्थितियों को लेकर मेरा पहला सवाल संजीव जी आपसे ही रहेगा कि इन स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, जो दावे, जो डर दिखाया जा रहा है, उसका असर ईरान में और खामेनेई के ऊपर देखने को मिल रहा है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदल दे या वो रिजीम कोलैप्स कर जाए। और इस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में भी ईरान के इस्लामिक रिजीम पर लगातार दबाव बना करके रखेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका ने अपने जो बड़े मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स वहाँ पर करने शुरू किए हैं और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो जाहिर है कि ईरान के जो ये प्रदर्शनकारी हैं, जो भी असंतुष्ट गुट हैं, जो धड़े हैं, जो इस्लामिक रिजीम के खिलाफ जहाँ कहीं भी जो असंतोष है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA हो या इजराइल की मोसाद हो, वो दोनों एक्टिव पूरी तरह से दिखते हैं। और जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की एक प्रिटेक्स्ट को तलाश रहा है कि जिसके के आधार पर वहां पर वो कोई मिलिट्री एक्शन ले सके। और अभी हाल के समय में जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिजीम ने प्रोटेस्टर्स की पब्लिक हैंगिंग करना शुरू किया तो फिर अमेरिका किसी एक्शन को लेने के लिए विवश होगा। लेकिन उस दबाव में आकर के ईरान ने लगभग 800 लोगों की जो हैंगिंग की जो योजना बनाई थी, जिसमें कि इरफान सुल्तानी नामक एक 26 वर्षीय युवा को सबसे पहले हैंग किया जाना था, वो डिसीजन ईरान ने टाल दिया। तो उसका संज्ञान डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और वो प्रिटेक्स्ट जो अमेरिका तलाश रहा था उसको ईरान ने उसे लेने नहीं दिया। तो जरूर इस समय एक स्ट्रेटेजिक होल्ड है और ईरान के ऊपर अमेरिका की और इजराइल की बहुत पैनी नज़र है। लेकिन ईरान ने अगर कोई गलती की तो जाहिर है कि उसका आधार लेते हुए अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक या बूट्स ऑन द ग्राउंड के जो ऑपरेशंस होते हैं वो करेगा। वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर कर सकता है, कोई हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए या कैप्चर करने के लिए। संजीव जी, आपने बड़ी बात कही है, बड़ा बयान आपका निकलकर सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी ग्राउंड पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल सकती है। मैं इसी के साथ विनोद जी आपका रुख करूंगा। विनोद जी, अगर अमेरिका को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि अमेरिका केवल और केवल दूसरे देशों को उकसा रहा है, या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो कारण बनेगा वर्ल्ड वॉर 3 का? क्योंकि लगातार वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी चर्चाएं होती नजर आ रही हैं।
रही बात वर्ल्ड वॉर की, तो अब देखिए, क्लासिकल वर्ल्ड वॉर्स तो होने वाले हैं नहीं, जो जी जिस तरह से वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू हुए थे। हम लोग वी आर ऑलरेडी इन वर्ल्ड वॉर जी थ्री, क्योंकि जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह की नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है, तो ये वर्ल्ड वॉर ही है। अगर आप देखें, पहला वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक चला, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो आप देखिए, रूसो यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गई, और भी इस तरह के कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हुए हैं। तो ये जी बताता है कि अब प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देश अकेला नहीं है। रूसो यूक्रेन वॉर ने इसको बिल्कुल स्टैब्लिश कर दिया है। रही बात अमेरिका की कि साहब वो कोई काइनेटिक ऑपरेशन करेगा, देखिए, अमेरिका बड़ा अनप्रेडिक्टेबल नेशन है, और खासकर ट्रम्प साहब की रहनुमाई में तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता, और पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। हाल ही में आप देखिए, मोसाड के चीफ की जो विजिट हुई है अमेरिका में, और जी वो डेविड हार्निया की, तो ये बताती है कि साहब जब भी मोसाड के चीफ को अमेरिका बुलाया गया है, उसके बाद कोई ना कोई एक मेजर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जी तो इसमें मतलब काइनेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है, इसमें किसी टॉप लीडरशिप का खात्मा किया जा सकता है, जी इसमें सीरीज ऑफ लीडरशिप की जो खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल का ये वो कहते हैं ना कि ये उनका स्टाइल स्टेटमेंट है जी कि वो किस तरह से पहले पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, उसके बाद वो लीडरशिप को खत्म करते हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, या कासिम सुलेमानी का भी जिस तरह से अमेरिका ने खात्मा किया था। ये बताता है कि किस तरह से वो पहले उस कंट्री के कॉन्टूर्स पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर तमाम जो चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं उस पर चर्चा होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें चर्चा में। कुछ जानकारियां हैं, वो जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, इसके बाद इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। और ईरान की जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों को लेकर ये अपडेट्स है, जहां ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। विरोध शुरू होने के बाद इसमें ट्रंप भी कूद गए और प्रदर्शनकारियों को समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे ईरानी शासन और ट्रंप प्रशासन में तनाव बढ़ गया। ईरानी शासन ने कहा कि इजराइल और अमेरिकी दखल से उनके देश में चीजें बिगड़ी हैं। शनिवार को खामेनेई ईरानी जनता के सामने आए और ट्रंप पर अपनी भड़ास निकाल दी। आखिर खामेनेई ने ट्रंप को क्या कहा था, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि किस तरीके से खामेनेई का बयान ट्रंप के खिलाफ निकलकर सामने आया है। तो समझिए आप किस तरीके से ये यहां पर पूरी स्टोरी निकलकर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान है ये, और उन्होंने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। बड़ा आरोप लगाया, ट्रंप को मौतों, नुकसान, बदनामी के लिए दोषी पाते हैं जो उन्होंने ईरान पर थोपी है। ईरान में बीते 3 हफ्ते में हुए विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी साजिश थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और नुकसान के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ईरान में हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए यह सब किया जा रहा है। तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिकियों ने प्लान बनाया और काम किया, लेकिन ईरान के लोगों ने अमेरिका और ट्रंप की साजिश को खत्म कर दिया। यह बयान निकलकर सामने आया है खामेनेई का। तो आप समझिए किस तरीके से खामेनेई का यह बयान सामने आया। और अब बात करेंगे तख्ता पलट को लेकर कि ट्रंप की ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि खामेनेई शासन को पलटने की? आखिरी ट्रंप के इस ताजा बयान के मायने क्या है? आइए एक्सपर्ट से सुनते हैं कि इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने आपके इंटरव्यूज में बताया था कि जो ट्रंप है उनका मेन मुद्दा क्या है। उनका मेन मुद्दा ये है कि जो कट्टरवादी रजीम है उसको वहाँ से हटा दिया जाए। उन जो लीडर खमैनी साहब हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए, और उनको हटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। पहले उन्होंने सैंक्शंस लगाया, देखा सैंक्शन से कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपराइजिंग कराया। अपराइजिंग क्या, उन्होंने वहाँ की जनता को खड़ा कर दिया उनके अगेंस्ट। अब जनता इतनी ज़्यादा, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, तो सोचें करना क्या है। और ट्रंप साहब ने अपना ये पूरा दिमाग बना रखा है कि मुझे खमैनी साहब को हटाना है, इस कट्टरवादी रजीम को हटाना ही हटाना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
ट्रुप्स उन्होंने अपने जो मेन बेसेस हैं, क्योंकि ईरान ने उनको अरब कंट्रीज़ को बोला था अगर मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा तो मैं यूएस के जितने भी बेसेस हैं उस पर अटैक करूँगा। तो अरब कंट्रीज़ ने मना कर दिया, भाई ऐसा है कि आप मेरे धरती से आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या बचा है? दूसरा तरीका बचा है कि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो उसके फ्लीट्स हैं, 5th फ्लीट वहाँ पे ऑलरेडी है। उसके अब्राहम लिंकन, निमिट्स, यूएसएस निमिट्स, यूएसएस विंसन, ये सारे उधर की तरफ मूव कर चुके हैं। कई डिस्ट्रॉयज उधर की तरफ मूव कर चुके हैं। और जो भी अटैक करेगा 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा, मे बी मैक्सिमम 4 to 5 डेज़। वो जो भी करेंगे वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ही इनका इस्तेमाल करेंगे। यह युद्ध इसलिए नहीं भड़का क्योंकि ईरान के पड़ोसियों सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह किसी ने भी अमेरिका को वह सैनिक बेस देने से मना कर दिया जिस पे वह रह के ईरान पे आक्रमण कर सकता था। इसलिए अमेरिका को अपनी पूरी योजना मुलतवी करनी पड़ी। उसके और भी रणनीतिक कारण थे, जैसे कि अमेरिका के सैनिक रणनीतिकों को यह लगा कि अगर वह युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो ठीक यह लंबा खींच सकता है, जैसे रूस और यूक्रेन का वॉर खींचा है, और वह अमेरिका के लंबे रणनीतिक हितों के अनुरूप नहीं था। इसलिए यह युद्ध अभी तो मुलतवी हो गया है, पर यह इसको अस्थायी शांति कहना चाहिए। देर सवेर यह युद्ध दोबारा से भड़केगा क्योंकि यह पूरी लालच की लड़ाई है। यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से जेहन में आता है कि कहीं यह विश्व युद्ध का तो रूप नहीं ले लेगा। तो इसका सीधा सा ये कहा जा सकता है कि न तो पहला और न ही दूसरा विश्व युद्ध पूरे विश्व का युद्ध था। वह केवल यूरोपियन देश थे, उनके हितों की लड़ाई थी। कॉलोनी पाने की जो होड़ थी, पूरी दुनिया को लूटने की होड़ थी, इसी का कारण वह विश्व युद्ध का रूप ले पाया। न तो उसमें अफ्रीका इन्वॉल्व था, न ही लैटिन अमेरिका। इसलिए सही मायने में देखा जाए तो वो भी विश्व युद्ध कितने थे यह अलग बात है। दरअसल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक तरफ तो ट्रंप ने कह दिया है कि वक्त आ गया है ईरान को नई सरकार देने का, और इधर अमेरिकी सेना जिस तरह की तैयारी कर रही है उससे आभास यही है कि ट्रंप कभी भी अपनी सेना को ईरान पर हमले का सिग्नल दे सकते हैं। पहले समझिए कैसे ट्रंप के इशारे पर मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी सेना की हलचल तेज हो गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं, आप समझिए किस तरीके से यह हलचल तेज हो गई है, जिसकी चर्चा चारों ओर होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से यह हलचल तेज हुई है? ईरान की तरफ ट्रंप का परमाणु वॉरशिप रवाना हुआ है। आप समझिए अमेरिका का एक और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर रवाना हुआ है, और अब जॉर्ज H.W. बुश कैरियर ग्रुप के भी मिडिल ईस्ट में भेजने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि अमेरिका ने एक और बड़ा कदम लिया। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर 13 जनवरी को अपने होम पोर्ट नॉरफॉक से निकला था। अमेरिका ने अभी अब्राहम लिंकन वॉरशिप को भी लाल सागर से मिडिल ईस्ट भेजा था। अब्राहम लिंकन वॉरशिप के एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में पहुंचने की खबरें हैं। यानी अमेरिकी नेवी की इस हलचल से पता चलता है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप समझिए किस तरीके से ट्रंप को लेकर चर्चा चलती नजर आ रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ट्रंप के द्वारा कोई बड़ा कदम जो है वो ईरान को लेकर उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं, और लगातार इन दावों के बीच ये कहा जा रहा है कि ईरान में तख्ता पलट का समय आ गया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि क्या ईरान में तख्ता पलट का समय आ गया है? क्या सही में जो कदम अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनका असर ईरान में इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा? दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे संजीव जी का सबसे पहले। संजीव जी, अगर तख्ता पलट को लेकर बात करें, तख्ता पलट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये विद्रोह देखने को मिला, ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, इससे खामेनेई की सत्ता कमजोर हुई है? खामेनेई जो सर्वोच्च नेता कहलाते हैं वो कमजोर हुए हैं खुद भी? देखिए, निस्संदेह खामेनेई कमजोर हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो स्वयं जो इस्लामिक रिजीम के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो आंतरिक अंतर विरोध हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से अपनी ही आवाम के ऊपर ब्रूटल सप्रेशन किया जाता है। 2022 में महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला को जिस तरीके से
एक आरोप लगा करके कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब तो जरूर पहना था उन्होंने, लेकिन आरोप ये लगाया गया कि ठीक तरीके से नहीं पहना था और उन्हें डिटेन किया गया और डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद भी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे वो बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन थे और उसको भी ब्रूटली जो सप्रेस करने का जो कार्य है वो IRGC के द्वारा किया गया था और पब्लिक हैंगिंग भी की गई थी, गोलियां भी मारी गई थी, बहुत सारे लोगों को जेलों में रख करके प्रताड़नाएं दी गई थी, हजारों लोग उसमें भी मारे गए थे और घायल हुए थे और जेलों में बंद किए गए थे। तो ये जो ब्रूटल सप्रेशन ईरान पहले से ही करता रहा है, लेकिन अभी जो ये विद्रोह वहां पर स्थिति दिखाई देती है वो उसमें आर्थिक कारण भी जुड़ गए हैं और जो आर्थिक कारण में जाहिर है कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो लगातार ऊंची जा रही थी और रिटेल वस्तुओं के जो दाम है, दैनंदिन इस्तेमाल के आने वाली वस्तुओं के दाम आकाश छूने लगे और ये जो आर्थिक फैक्टर के जुड़ जाने की वजह से और महिलाओं का सप्रेशन और उसके बाद लोकतंत्र की मांग करने वाले समर्थकों को पहले ही ईरान ने क्रश कर रखा था, शाह के शासन की मांग करने वाले, तो कई ऐसे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कंपाउंडेड होकर के इनके ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के सामने आए और उसके लिए एक बड़ा संकट पैदा किया। और अभी तक के इस्लामिक रिजीम के इतिहास में 1979 के बाद से इतना बड़ा और बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं हुए थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने पूरा इनको सपोर्ट देने का भी कार्य किया है और जाहिर है कि जो बाहर का भी की जो ताकत और आंतरिक संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र से किया उससे साफ तौर पर हमें समझ सकते हैं कि स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं क्योंकि हलचल जो है वो पूरे वैश्विक पटल पर देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका जो कदम उठा रहा है उसकी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे वॉरशिप को लेकर, मैं लौटूंगा मेहमानों के पास, उनसे भी मैं इस पर जवाब लूंगा, उनकी राय में जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम बात करते हैं वॉरशिप को लेकर कि किस तरीके से दो वॉरशिप जो है वो उतार दी गई है। आप समझिए आप यहां पर किस तरीके से ये पूरा मामला है कि वॉरशिप किस तरीके से उतारी गई है। ईरान की तरफ जो है ट्रंप का परमाणु वॉरशिप जो है वो रवाना हुआ है जिससे एक बड़ी हलचल जो है पैदा हो गई है और ईरान की तरफ रवाना ट्रंप का परमाणु वॉरशिप, ये आपको बताते हैं अमेरिका का एक और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर रवाना हुआ है। अब जॉर्ज H.W. बुश कैरियर ग्रुप के भी मिडिल ईस्ट में भेजने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे हलचल तेज हो गई है। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर 13 जनवरी को अपने होम पोर्ट नॉरफॉक से निकला था। अमेरिका ने अभी अब्राहम लिंकन वॉरशिप को भी लाल सागर में मिडिल ईस्ट भेजा था। अब्राहम लिंकन वॉरशिप के एक हफ्ते के अंदर मिडिल ईस्ट में पहुंचने की खबरें भी हैं, यानी कि अमेरिकी नेवी की इस हलचल से पता चलता है कि ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप समझिए किस तरीके से ट्रंप की नेवी जो है वो लाल सागर में प्रवेश कर गई है और एक हफ्ते में ईरान पहुंच भी जाएगी और उसके पीछे दूसरी हम वॉरशिप को लेकर बात करें तो वो भी तो मिडिल ईस्ट में ये हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं होती नजर आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से सऊदी ने यहां पर अपना एयर स्पेस देने से भी इनकार कर दिया था उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है। मैं रुक करूंगा रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी का। विनोद जी, जिस तरीके से दो वॉरशिप ट्रंप के द्वारा उतारी गई हैं और एक वॉरशिप एक हफ्ते में पहुंच जाएगी और उसके पीछे जो है जॉर्ज बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये पनडुब्बी है, वो उतार दी गई है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके का कदम, क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी हलचल इससे पैदा होगी? क्या आपको लगता है कि ईरान और सऊदी जो है दोनों इससे डरते, इस कदम से डरते नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, यकीनन। देखिए, करीब 10 से 11 देशों में अमेरिकन फुटप्रिंट है और अमेरिका के बेसिस है। सबसे बड़ा कतार में बेस देखा गया है। अगर कोई लैंड ऑपरेशंस कोई पॉसिबल होते तो वो कुवैत से होते, लेकिन सभी देशों ने यूनानिमसली और वो कहते हैं कि ऑयल सॉलिडारिटी दिखाते हुए ये बता दिया है अमेरिका को कि भाई उनके बेसिस इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो अब अमेरिका के पास एक ही विकल्प बचता है कि साहब वो उसके जो सी वेक्टर के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से वो मतलब उड़ाने भरे या ऑपरेशंस को अंजाम दे। यूएसएस अब्राहम का मूव होना रेड सी में, क्योंकि देखिए जब भी यूएसएस अब्राहम मूव होता है अमेरिका के जो डिजाइन है वो काफी सीरियसली लिए जाते हैं। तो ये यूएसएस जॉर्जिया, यूएसएस जॉर्ज बुश ये भी मतलब ऑलरेडी मूव अपने होम पोर्ट छोड़ चुके हैं और किसी भी समय जो पर्शियन गल्फ है या रेड सी है वहां ये अपना जो लंगर है वो डाल देंगे। तो ये बताता है कि किस कदर अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसमें कोई मतलब जल्दबाजी करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि भाई अमेरिका ने सारे साम दंड भेदभाव सब इस्तेमाल करेगा और अंत में उसके पास एक ऑप्शन बचता है
कि वो है काइनेटिक ऑपरेशंस। अभी आप देखिए जिस तरह से वहां जो विद्रोही हैं उनके पास पाकिस्तान की मार्किंग का आर्म्स और एमिनेशन पाए गए हैं, जो बताता है कि साहब अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा वहां असला भिजवाया है और ईरान ने इसे बहुत काइंडली नहीं लिया है। तो ये बताता है कि देखिए कि किस तरह से अमेरिका वहां पैसा, सामरिक संसाधन और लोगों का मोराल जो है मतलब अमेरिका ने कभी इतने प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहा वहां के बाशिंदों को कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं और आप विद्रोह करिए, वहां की संस्थानों पे कब्जा करिए, वहां के जो मरकज हैं उनके ऊपर कब्जा करिए, मतलब मस्जिदों में आप आगजनी करिए। तो ये सब केवल अमेरिका की शय पे हो रहा है और अमेरिका ही केवल इसके लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक बड़ा ये बयान आपका। दूसरी ओर यहाँ पर चीजों को अगर समझा जाए संजीव जी, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर वॉरशिप उतारने को लेकर करें, क्या इसे आप एक दबाव की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं क्या, या फिर ये माना जाए कि अमेरिका के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और अमेरिका कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी मिडिल ईस्ट में करेगा? देखिए, मिलिट्री बिल्डअप तो अमेरिका लगातार कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस्लामिक रिजीम को अधिक से अधिक दबाव में रखने की जो अमेरिका की रणनीति, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो पहले से ही चल रहा है, उस कैंपेन को और अधिक वो धार देने के लिए और वर्तमान में ईरान की जो आंतरिक अस्थिरता वाली स्थितियों को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अमेरिका इन विद्रोहियों को हर तरीके की मदद भी पहुंचा रहा है, जैसा कि दत्ता साहब ने बताया कि वहां पर अनेक तरीके के जो वेपन्स, उसमें पाकिस्तानी मेड जो वेपन्स भी मिले हैं और अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को पूरी मदद पहुंचाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पूरी सिचुएशन को अधिक से अधिक अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि इस्लामिक रिजीम किस तरीके से कमजोर पड़े और अल्टीमेटली उसका पतन हो जाए, क्योंकि अमेरिका का जो अल्टीमेट गोल है वो इस्लामिक रिजीम के पतन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इजराइल भी यही चाहता है और इजराइल तो खासकर विशेष रूप से ये चाहेगा क्योंकि बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर अमेरिका अपने गोल को अचीव करने में लगातार लगा हुआ है और लगातार ट्रंप इसी चीज को लेकर मिडिल ईस्ट को धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। दरअसल अमेरिकी अधिकारी ईरान पर एक बार में ही भीषण हमला करके हालात को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। वो किसी लंबी चलने वाली लड़ाई में नहीं फंसना चाहते और इसलिए अभी ईरान पर असरदार हमले की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या जो ये हमले की तैयारी की जा रही है, ईरान पर अमेरिका का हमला होना तय है? और अगर अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है तो ईरान पर बिना हमला किए वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आप समझिए किस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और इन्हीं स्थितियों के बीच अमेरिका जो है वो लगातार अपने टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राफेल को लेकर कि राफेल से मुनीर डरा और किस तरीके से चीन के सामने भीख मांगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की दिग्घी बनी हुई है। बार बार पिटने वाला पाकिस्तान, मुंह की खाने वाला पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा है। पाकिस्तान भूखमरी से तड़प रहा है। पाकिस्तान अपने ही देश में गृह युद्ध से जूझ रहा है। पाकिस्तान भारत को परास्त करने के सपने देखने से बाज नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जाबाज एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में पल रहे आतंकियों के अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के ट्रेलर से पाकिस्तान मारे डर के बिल में छिप गया है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, लेकिन भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ताजा बयान की ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी के बाद से पाकिस्तान और घबरा गया है। और पाकिस्तान की यह घबराहट और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब भारत फ्रांस के साथ फरवरी में 114 और राफेल फाइटर जेट के बिग डील पर मोहर लगाने जा रहा है। खबर यह है कि भारत के वायुसेना बेड़े को राफेल लड़ाकू विमानों से मिलने वाली मजबूती के बाद पाकिस्तान चीन की तरफ भागा है। चीन से भीख मांग रहा है। दम तोड़ चुकी अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट की भीख मांग रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मुनीर की प्लानिंग कैसे एक्सपोज हुई है।
कैसे मुनीर जो है वो प्लान कर रहा है और ये प्लान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और हर किसी के सामने अब ये प्लान है। तो किस तरीके से राफेल की आहट से पाकिस्तान में घबराहट है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान घबराया है। भारत के 114 राफेल फाइटर जेट बिग डील से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया है। राफेल के डर से पाकिस्तान ने चीन से 60 लड़ाकू विमान मांगे हैं और चीन से पाकिस्तान 70 के करीब J-10CE फाइटर जेट खरीदेगा। फिलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट के भरोसे राफेल पर भारत फ्रांस की डील पर फरवरी में मोहर लग सकती है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बैठक होने वाली है। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान में हलचल बढ़ा दी है। भारत के बढ़ते राफेल बेड़े से पाकिस्तान घबराया हुआ है, इसलिए राफेल से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने चीन से फाइटर जेट मांगे हैं। आप समझिए क्या स्थितियां हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान जो है वो घबराकर सीधे चीन के पास पहुंचा और चीन से पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि उसे फाइटर जेट दिया जाए, क्योंकि भारत अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी वायुसेना को और मजबूत कर रहा है और 100 से अधिक 114 राफेल की डील जो है वो फ्रांस के साथ भारत करने वाला है, जिस डील को लेकर पाकिस्तान घबराया है। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज दे दिया। भारत से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर की भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को याद दिलाते हुए राफेल की जाबाजी का जिक्र कर दिया। आप सुनिए किस तरीके से जिक्र किया गया। 88 घंटे तक ऑपरेशन 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन वो 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है, और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। चाहे युद्ध का स्वरूप जैसा हो साथियों, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी, चाहे युद्ध का स्वरूप कैसा भी हो। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में आगे आना, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना अपने आप में बेहद आवश्यक है, और मैं मानता हूं कि यह समय की मांग भी है। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जी का। विनोद जी, जिस तरीके से इस डील को लेकर लगातार चर्चा चलती नजर आ रही है, और एक और हमने अभी हालिया बयान पाकिस्तान का भी सुना था। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अपने फाइटर जेट J-16 का ढिंढोरा पीट रहा है, जो कि फील्ड मार्शल मुनीर की तरफ फेल्ड ही साबित हुआ है युद्ध के मैदान में, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान शेखियां बघार रहा है। दूसरी ओर भारत जिस तरीके से अब यहां राफेल को लेकर डील करता नजर आ रहा है, आप किस तरीके से इस डील को देखते हैं और किस तरीके से आप इस डील को देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, ये डील भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, हमें करीब अगर 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो उसके लिए करीब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और भारत 29 स्क्वाड्रन पे, क्योंकि अभी सितंबर में देखिए MiG-21 की जो 2 स्क्वाड्रन थी उनको डीकमीशन किया गया, तो हम अब 29 स्क्वाड्रन्स पे आके सिमट गए हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वॉइड है, और इसे जितनी जल्दी इसको पूरा किया जाए उतना ही भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए लाजमी है। पाकिस्तान के पास भी करीब 30 स्क्वाड्रन के करीब हैं, तो न्यूमेरिकल पैरिटी पे पाकिस्तान आपके बराबर में खड़ा है। रही बात उसके जो एयरक्राफ्ट हैं, वो क्योंकि चाइनीज इक्विपमेंट आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, कोई बहुत ज्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर आप देखें कि जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं या 1965 का वॉर भी देखें, तो उसमें भी जितने फ्रांस के जो प्लेटफॉर्म्स थे वो हमेशा रिलायबल और सटीक रहे हैं, चाहे वो स्पिटफायर हो 1965 वॉर में,
या मिराज 2000 हो, ये जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उनमें मिराज 2000 का उपयोग किया गया था। रफाल एक बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है। तो भारत ने ये बहुत सोच समझ के और बड़ी विवेकपूर्ण डील की है, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपनी जो स्क्वाड्रन की जो वॉइड्स हैं या जो डेफिशिएंसी है उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो भारत के लिए, क्योंकि भारत अब टू फ्रंट वॉर के लिए ही नहीं देख रहा है। आज तो देखिए भारत को 360 डिग्री पे प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश में एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई देता है। मतलब सिवाय भूटान और नेपाल कुछ हद तक देखिए कोई भी देश आपकी मतलब पाले में नहीं खड़ा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे जो एरियल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो न केवल रिलायबल हों, वो पर्याप्त हों, और उनकी जो मारक क्षमता है वो जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है या जो टैक्टिकल बैटल एरिया टीबीए जिसे कहते हैं उसके स्पेक्ट्रम से वो मैच होना चाहिए। तो भारत ने ये काफी अच्छा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। संजीव जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से भारत इस कदम को लेकर बात करें, आपको क्या लगता है कि जियोपॉलिटिकल अगर स्थिति के हिसाब से देखें, क्या इससे बदलाव देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि जो चीन कभी कड़े तेवर भारत को दिखाने की कोशिश करता है वो नरम होंगे? दूसरी ओर पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां देता है वो गीदड़ भपकियां कम होती नजर आएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल साबित हुआ है। वो अपने देश को चला पाने में भी फेल है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां जो है वो देखने को मिलती हैं। आसिम मुनीर की तरफ से गीदड़ भपकियां देखने को मिलती हैं। देखिए अभिषेक जी, भारत के लिए जो अपने डिफेंस पोस्चर को, अपने मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है उसको अधिक से अधिक रोबस्ट बनाना, मजबूत बनाना, ये समय की आवश्यकता है। ये अनिवार्य ही नहीं, अपरिहार्य भी है। और जिस तरीके का रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट या ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वर्तमान समय में है, और चाइना की जो विस्तारवादी जो सोच होती है, उसकी उपनिवेशवादी भी सोच है, और जाहिर है कि चाइना की जो रणनीतिक जो थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक एलिमेंट रहा है। तो ऐसे चाइना को डील करने के लिए शक्ति का ही के आधार पर ही किया जा सकता है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर रहा है। और तभी जाकर के हमने, चाहे वो डोकलाम का 2017 का विवाद रहा हो या गलवान की हिंसा रही हो, सभी में चाइना को हमने झुकने पर मजबूर किया। और वो तभी हो सका कि जब हम अपने रोबस्ट मिलिट्री पोस्चर को हमने बना करके रखा। और उसमें रफेल ने जाहिर है कि एक बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान जैसा आतंकपरस्त राष्ट्र भी ताकत की ही भाषा समझता है, तो पाकिस्तान को भी भविष्य में वो की हिमाकत न कर पाए उसके विरुद्ध भी हमें अपना जो डिफेंस पोस्चर है वो बहुत ही रोबस्ट रखना होगा। और उस प्रक्रिया में मैं मानता हूं कि राफेल का इतना बड़ा जो एक्विजिशन भारत की सरकार, भारत की वायुसेना करने जा रही है, 114 राफेल का एक्विजिशन किया जाएगा। और वर्तमान समय में 36 राफेल हमारे पास मौजूद है वायुसेना में। 26 अन्य जो राफेल हैं वो मैरीन वर्जन के, वो हमारी नौसेना के पास आने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि राफेल के बड़ी संख्या में आने से, और जैसा कि दत्ता साहब ने कहा कि स्क्वाड्रंस की संख्या को बढ़ाना आज बिल्कुल आवश्यक है, अनिवार्य है और नितांत जरूरी है। और उसकी जो संख्या मेरे असेसमेंट के मुताबिक कम से कम 44 होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार को, भारत की वायुसेना को 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके भी एक्विजिशन के लिए कदम बढ़ाने होंगे, और जिसपे भी भारत सरकार विचार कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वर्तमान समय की जो रणनीतिक आवश्यकता है और सामरिक आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, संजय जी, मतलब आप ये कहते हैं कि समय की मांग है और इस समय की मांग को पूरा करने की कोशिश ये की जा रही है। विनोद जी, मैं आपका रुख करूंगा। विनोद जी, अगर बात यहां पर पाकिस्तान की वायुसेना को लेकर करें या पाकिस्तान की सेना को लेकर करें, तो भारत के आगे पाकिस्तान की सेना कहीं से कहीं तक टिकती नजर नहीं आती। लेकिन अगर इस हम रक्षा डील को लेकर बात करें विनोद जी, जो रक्षा डील भारत जो है वो फ्रांस के साथ करने जा रहा है, 114 राफेल विमान भारतीय बेड़े में शामिल होंगे, तो विनोद जी आप चीन को भारत के आगे कहां पर देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर चीन की जो तकनीक है वो काफी आगे है, लेकिन जब ये 114 राफेल भारतीय बेड़े में शामिल होंगे, इसके बाद की स्थितियों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चीन की जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो कोई बैटल हार्डन नहीं है, या उन्होंने कोई एक्शन नहीं देखा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में उनको टेस्ट किया गया और वो विफल साबित हुए। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर जो चीन के मतलब खिलाफ जाता है वो ये है कि उसके जो एयरफील्ड्स हैं
वो इस हाइट बैंड्स पे हैं कि वो फुल पे लोड लेके मतलब एयरक्राफ्ट जो है वो रिड्यूस लोड लेके ही उड़ान भर सकते हैं और सॉर्टीज को अंजाम दे सकते हैं। तो इन सब चीजों की कमी को देखते हुए चीन चाहेगा कि साहब वो पाकिस्तान के जो एयरफील्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करे, लेकिन भारत के फेवर में ये चीज जाती है क्योंकि जो हमारे एयरफील्ड्स है, देखिए हमने जिस तरह से अपना एयरफोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ किया है। दौलत बेग ओल्डी में एक स्ट्रिप हुआ करती थी, जब मैं वहां पोस्टेड था तब तो स्ट्रिप भी नहीं थी जी एक हेलीपैड हुआ करता था। जी आज दौलत बेग ओल्डी में एयरफोर्स के हमारे रणबांकुरों ने वहां मतलब C-130 ग्लोब मास्टर IL-76 लैंड करा दिए गए हैं। न्योमा का एयरबेस इफेक्टिव हो गया है। थॉयस, ले, अब इतने एयरफील्ड्स लद्दाख में एक्टिव हैं कि चीन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जो एयरफोर्स है वो अभी भी एक बहुत पोटेंट फोर्स है, लेकिन हमें अपनी जो न्यूमेरिकल वो है एम का जो प्रोजेक्ट है, अब 2035 तक वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी दोस्ती टाइमलाइन से नहीं है। आप देखिए तेजस, जब हम यंग ऑफिसर से तब जी से वो प्रोजेक्ट चल रहा है और आज भी तेजस पे कुछ सवालिया निशान लगे हुए हैं। जी और दूसरा, अगर हम ज्यादा रिलायंस अपनी फ्रांस की तरफ ले जाते हैं तो ये अमेरिका की जो दादागिरी है वो अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जितने बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भारत ही ले रहा है इनसे। 30 बिलियन का हमने सामरिक संसाधन या और मतलब इक्विपमेंट हमने अमेरिका से खरीदा है। जी तो जिस दिन अमेरिका को ये पता लग जाएगा कि साहब जो आप देखिए जब उसने टैरिफ लगाए थे तो RIC जो रशिया, इंडिया, चाइना एक ग्रुपिंग है, जी वो जब सुदृढ़ दिखाई देती हुई तब ट्रम्प साहब ने खुद कहा था कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया। तो ये सब देखते हुए ट्रम्प साहब को कहते हैं ना कि जब तक आप उनको वही रेसिपी सर्व नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि साहब ये रेसिपी कितनी तीखी थी। जी जी बिल्कुल। संजीव जी, दूसरी तरफ मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा 60 J-10 विमान जो है उसकी मांग चीन से की गई है, क्या आपसे एक डील के तौर पर देखते हैं कि पैसा दिया, सामान लिया, या संजीव जी आपको यहाँ पर लगता है कि चीन इसके पीछे भी कोई चालाकी दिखाएगा, चीन कोई राजनीतिक फायदा जो है वो भी हथियाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के माध्यम से? क्योंकि हमने पहले भी देखा, चाहे CPEC कॉरिडोर हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स हो, उनके ऊपर चीन का कब्जा। क्योंकि चाइना ने पहले से ही J-10 CE विमानों को पाकिस्तान को दे रखा है। 36 की ये संख्या है और जाहिर है कि ये चाइना लगातार इस बात की कोशिश करता है कि वो किस तरीके से भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरे और भारत के ऊपर दबाव बनाए। और पाकिस्तान को तो चाइना ने अपने जो एक औपनिवेशिक जो CPEC जो उसके एक इंपेरियलिस्टिक जो BRI का ही प्लान है उसके तहत कर्ज के जाल में पहले ही फंसा रखा है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। बिल्कुल संजय जी मैं आपके पास लौटूंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां सोशल मीडिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का यह वीडियो बताया जा रहा है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वायरल वीडियो की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हो रही है, मिसाइल टेस्ट ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से वायरल वीडियो की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो को लेकर चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। मिसाइल टेस्ट ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी के तौर पर देखने को मिल रहा है और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। और विनोद दत्ता जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से हम बात यहां पर कर रहे थे पहले भी, लेकिन इस बीच तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, चर्चा का विषय तस्वीरें बनी हुई हैं। विनोद जी, आप किस तरीके से इन तस्वीरों को देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की हलचल वो और तेज हो गई है? क्या ये तस्वीरें माना जाए कि अमेरिका को एक चेतावनी है? बिल्कुल। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है एयरफोर्स, क्योंकि अमेरिका ने इतने सैंक्शन उनके ऊपर लगाए हुए हैं कि जितने भी जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उन्होंने उनको हवाई जहाज देने से इनकार कर दिया है। तो उनका जो फ्लीट है वो न केवल आउटडेटेड है बट इफेक्टिव भी नहीं है। लेकिन इस चीज का ईरान को इल्म है, तो उन्होंने अपना जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको सुदृढ़ बनाया है।
आज करीब 3000 के करीब मिसाइल्स हैं ईरान के पास, और हर महीने वो 50 मिसाइल्स बनाता जी। है, जिनकी रेंज करीब 1500 से 3000 किलोमीटर तक है। ईरान को मालूम है कि वो इस रेंज के अमेरिका को एंगेज नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के जितने बेसिस हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो